हेलो स्टूडेंट्स एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर सिस्टम। और आज हम लोग बात करने वाले हैं सी प्रोग्रामिंग में स्टोरेज क्लासेस क्या होते हैं। ठीक है, तो इस बेसिकली जो आपके स्टोरेज क्लासेस हैं वो दो चीज़ों को इंडिकेट करते हैं, लाइफ टाइम ऑफ वेरिएबल और आपके जो स्कोप ऑफ वेरिएबल। ठीक है, तो आइए हम लोग डिटेल में देखते हैं कि स्टोरेज क्लासेस क्या होते हैं। राइट, चलिए अब लोग आते हैं इंट्रोडक्शन पे, व्हाट इज़ स्टोरेज क्लासेस और हमें इसकी ज़रूरत क्या है। बेसिकली अगर हम बात करें तो स्टोरेज क्लासेस जो है वो सी प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट है। अधिकतर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के साथ ये कंसेप्ट अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, तो हम बार बार किसी वेरिएबल के नेम को यूज़ करते हैं, उसका क्या लॉजिक है कि मतलब यही हम समझना चाह रहे हैं कि मतलब वेरिएबल ए हमने कई बार अगर यूज़ किया है तो कैसे यूज़ किया है, उसमें कोई कन्फ्लिक्ट क्यों नहीं आता। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोगों ने देखना है। चलिए, तो वेरिएबल डिक्लेयर्ड इन सी प्रोग्राम्स आर डिफरेंट दैन अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। एग्जैक्टली यही हम अभी बात कर रहे थे। एंड कैन यूज़ द सेम वेरिएबल नेम्स इन द सी प्रोग्राम इन सेपरेट ब्लॉक्स। ठीक है, तो मैं अभी जो बात कर रही थी कि आप जो है एक ही वेरिएबल को मल्टीपल टाइम्स यूज़ करें, कोई कन्फ्लिक्ट नहीं हो रहा है, तो वो इस वजह से आप यूज़ कर पा रहे हैं क्योंकि आपने उन्हें सेपरेट सेपरेट ब्लॉक्स में यूज़ किया है। ब्लॉक से क्या मतलब है, ये ए ब्रैकेट क्लोज हुआ और यहाँ ओपन हुआ और क्लोज हो गया, ये एक ब्लॉक को फॉर्म करता है। ठीक है, अगर आप मेरे ख्याल से समझ रहे होंगे, अगर आप सी प्रोग्रामिंग से यूज टू हैं। ठीक है, okay, when we declare a variable it is available only to a specific part or block of the program. ठीक है, remaining block और other functions cannot access the variable। क्यों नहीं access कर पाते हैं? because of the storage class। अगर आप storage class अगर वहाँ पे different apply होगा तो हो सकता है उसे आप बाहर से भी access कर सकते हो। मतलब आपके पास 4 storage classes हैं और सबके scope अलग अलग हैं। ठीक है, तो वेरिएबल डिक्लेयर विद इन फंक्शंस आर कॉल्ड लोकल वेरिएबल्स। ऐसे वेरिएबल्स जो जिन्हें हम एक फंक्शन ऐसे ब्लॉक के अंदर बनाते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा इंट ए, ये आपके क्या है, लोकल वेरिएबल। और ऐसे वेरिएबल जिन्हें हम आउटसाइड द ब्लॉक बनाते हैं, जैसे मैंने कुछ ऐसा किया, ये मेरा पूरा पूरा प्रोग्राम है और मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया इंट एक्स। ठीक है, तो ये इस ब्लॉक के बाहर है ना, तो ऐसे ब्लॉक को हम क्या कहते हैं, ग्लोबल वेरिएबल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हमें दो चीज़ें समझनी है, स्कोप ऑफ वेरिएबल तो एंड दूसरा मैंने बताया था लाइफ टाइम, जो हम आगे देखेंगे। स्कोप ऑफ द वेरिएबल ये बताता है कि किसी भी वेरिएबल को हम कहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। जैसे दो तरह के वेरिएबल हैं, लोकल वेरिएबल हैं तो उन्हें हम विद इन ब्लॉक एक्सेस करेंगे, ग्लोबल वेरिएबल है तो उसे हम पूरे प्रोग्राम में कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। ये उसका स्कोप होता है, द एरिया और स्कोप ऑफ द सी प्रोग्राम, स्कोप ऑफ सी प्रोग्राम फ्रॉम वेयर द वेरिएबल कैन बी एक्सेस्ड। ठीक है, स्कोप ऑफ द वेरिएबल डिपेंड्स ऑन इट्स स्टोरेज क्लास। मैंने कहा स्टोरेज क्लास ही इंडिकेट करेगा कि वेरिएबल का क्या स्कोप है। ठीक है, बनाने के लिए जैसे अगर आप कहेंगे, अभी मैम कह रही थी कि लोकल वेरिएबल ग्लोबल वेरिएबल, तो ग्लोबल वेरिएबल के लिए अलग स्टोरेज क्लास है और लोकल वेरिएबल के लिए अलग स्टोरेज क्लास है। इसलिए हम ये कह पा रहे हैं कि अगर वेरिएबल लोकल है तो उसको वो उसी ब्लॉक में एक्सेस होगा, और जो अगर लोकल है तो उससे पूरे प्रोग्राम में कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है द स्टोरेज क्लास ऑफ वेरिएबल टेल्स द कंपाइलर स्टोरेज एरिया ऑफ द वेरिएबल। मतलब वो मेमोरी, क्योंकि आपके कई पार्ट्स में डिवाइडेड है, स्टैक है, हीप है, रजिस्टर एरिया है, तो आपका जो स्टोरेज क्लास है वो क्या बताता है कि वो जो वेरिएबल है वो कहाँ स्टोर हो रहा है, मेमोरी के कौन से एरिया में स्टोर हो रहा है, और उसका इनिशियल वैल्यू क्या होगा। ये ठीक है, मुझसे मिस हो गया था, जो मेन पॉइंट थे कि वेरिएबल का स्कोप क्या है, और व्हाट इज़ लाइफ ऑफ वेरिएबल, मतलब हाउ लॉन्ग द वेरिएबल वुड बी एक्टिव इन द प्रोग्राम, मतलब कितनी देर के लिए आपका जो वेरिएबल है वो प्रोग्राम में एक्टिव होगा। तो हम देख लेते हैं आपके पास किस किस तरह के वो है स्टोरेज क्लासेस। तो आपका है ऑटोमेटिक, एक्सटर्नल, स्टैटिक एंड रजिस्टर। अब हम इनके बारे में डिटेल में देखेंगे। वन सेकेंड। सो चलिए आइए हम देखते हैं कि लाइफ टाइम ऑफ वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल के लाइफ टाइम से हम क्या समझते हैं। एवरी वेरिएबल हैज़ अ लाइफ टाइम, इट्स टाइम ड्यूरेशन ड्यूरिंग विच इट्स स्टेटस इज एक्टिव इन द प्रोग्राम। मतलब वो कितनी देर के लिए वो आपका एक्टिव है, कोई भी वेरिएबल, वो कैसे पता चलेगा, विद द हेल्प ऑफ लाइफ टाइम। वो हम अलग अलग स्टोरेज क्लासेस के बारे में बात करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि लाइफ टाइम से हम क्या समझाना चाह रहे हैं। ठीक है, ओके, द टाइम गैप बिटवीन इट्स डिक्लेरेशन एंड क्लीन अप, मतलब कि कब वो वेरिएबल रीसेट हो जाएगा। ठीक है, कब तक वो अपनी वैल्यू को रिटेन करेगा और कब वो रीसेट होगा। तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन द स्टोरेज क्लास। एंड द ऑटो वेरिएबल गेट डिस्ट्रॉयड इमीडिएटली व्हेन द फंक्शन एग्जीक्यूशन इज ओवर। लेकिन देखो, ऑटो अगर ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास है, ठीक है, तो उसका जो वेरिएबल मतलब वो तुरंत डिस्ट्रॉय हो जाता है जैसे ही फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ। लेकिन जो स्टैटिक वेरिएबल है, मतलब जो स्टैटिक स्टोरेज क्लास के वेरिएबल है, वो मेमोरी में अपने कंटेंट्स को रिमेन करके रखते हैं, होल्ड करके रखते हैं। ठीक है, विजिबिलिटी ऑफ वेरिएबल डिफाइंस द स्कोप ऑफ वेरिएबल एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्कोप्स, लोकल स्कोप एंड ग्लोबल स्कोप। तो मतलब लोकल वेरिएबल का लोकल स्कोप है और जो ग्लोबल वेरिएबल है उनका ग्लोबल स्कोप है। ठीक है, ये तो बहुत आसान था समझना। अब हम इनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा एकदम बेसिक समझ लेते हैं कि कौन कहाँ स्टोर होता है। ठीक है,
तो देखिए आपके पास 4 स्टोरेज क्लासेस हैं। ऑटो स्टोरेज क्लास, इसका स्टोरेज प्लेस क्या है, रैम में है, ठीक है। और डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होगी इसकी, गार्बेज, मतलब कोई भी एक्स वाई जेड वैल्यू को स्टोर कर लेगा। तो इसका सही तरीका ये है कि जब भी आप इनको इनिशियलाइज़ करें, मतलब जब भी आप इसको डिक्लेयर करें, तो साथ में किसी भी वैल्यू से आप 0 या 1 से उसको डिक्लेयर करें, ठीक है। तो बेसिकली सही तरीका है कि आप उसको 1 से डिक्लेयर करें। और स्कोप उसका हमेशा क्या होता है, लोकल होता है। और लाइफ टाइम क्या है, विद इन फंक्शन है, ठीक है। जैसे ही आप फंक्शन के बाहर आएंगे तो वो आपका रीसेट हो जाएगा। एक्सटर्न स्टोरेज क्लास, वैल्यू कहाँ स्टोर होगी, रैम में। और जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है 0 होगी। स्कोप इसका ग्लोबल होता है, ठीक है। एंड टिल द एंड ऑफ मेन प्रोग्राम में बी डिक्लेयर्ड एनी वेयर इन द प्रोग्राम, और पूरे प्रोग्राम में इसका स्कोप होगा, ठीक है। इसका लाइफ टाइम पूरे प्रोग्राम में है, ये वैल्यू रीसेट नहीं होगी बीच में कहीं पे। स्टैटिक का भी सेम सीन है, लगभग एक्सटर्न जैसा है, थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। ये रैम में स्टोरेज लेता है, इसकी जो वैल्यू है वो 0 होगी डिफ़ॉल्ट वैल्यू, लेकिन जो इसका स्कोप है, डिफरेंस यहाँ पे दिखेगा। स्कोप इसका क्या है, लोकल, ध्यान दीजिएगा। एक्सटर्न का जो स्कोप है वो ग्लोबल है, और जो स्टैटिक का स्कोप है वो लोकल है। और ये भी पूरे प्रोग्राम में अपनी वैल्यू को रिटेन करके रखेगा, और कहीं पे भी वो रीसेट नहीं होगी वैल्यू। एंड दिस इज नेक्स्ट वन इज रजिस्टर स्टोरेज क्लास। तो ये कहाँ पे स्टोर करेगा वैल्यू को, रजिस्टर्स में। और गार्बेज वैल्यू को ये स्टोर करके रखेगा, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट ये वैल्यू क्या स्टोर करेगा, गार्बेज, जैसे आपका ऑटो वेरिएबल यूज़ करा था। इसका स्कोप क्या है, लोकल है। और ये विद इन फंक्शन इसका लाइफ टाइम है, फंक्शन के बाहर जैसे आएंगे इसका लाइफ वो ये वैल्यू रीसेट हो जाएगी, ठीक है। अब हम लोग आते हैं ऑटोमेटिक वेरिएबल्स। तो फटाफट, क्योंकि मेन चीज़ें हम लोगों ने कवर कर ली हैं, तो इसको आपको डिक्लेयर करने के लिए ऑटो कीवर्ड का यूज़ करना है, ठीक है। और सी लैंग्वेज में जो डिफ़ॉल्ट स्टोरेज क्लास है वो क्या है, वो ऑटो है। मतलब अगर आप कुछ नहीं लिखते हैं, सिंपल इंट लिखते हैं और एक्स लिख देते हैं, इसका मतलब ये क्या है, ऑटो स्टोरेज क्लास है। तो इसका मतलब इसका जो स्कोप होगा वो लोकल होगा, और इसका लाइफ टाइम जो है वो भी लोकल रहेगा। मतलब जैसे ही फंक्शन आपका विद इन फंक्शन के बाहर आए तो वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी, रीसेट हो जाएगी, ठीक है। और तो मैंने ये चीज़ें बता दी, जो स्कोप है वो लोकल होगा इन द ब्लॉक, एंड वो करंट ब्लॉक तक ही इसका स्कोप सीमित है। एंड द वेनिश आफ्टर द ब्लॉक ऑफ कोड फिनिशेस एग्जीक्यूटिंग, दिस इज अबाउट द लाइफ टाइम, राइट। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। ये एक एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल आप देखो, इसमें सिंपल सा है कि अगर हम इंट लिख के 10 डिक्लेयर कर रहे हैं तब भी ऑटो है, ऑटो लिख के डिक्लेयर कर रहे हैं तब भी ऑटो। मैं इसमें अगर थोड़ा मॉडिफाई करूँ, मैं इसको बताऊँ कि जैसे अगर आप यहाँ पे आपने लिखा इंट ए इज इक्वल्स टू 5, और इसको यहाँ पे प्रिंट कर लिया ए को, ठीक है। तो ये वाला ए अलग है और ये वाला ए अलग है। क्यों, ये जहाँ पे ये ब्रैकेट खत्म हुआ, इसका ए का स्कोप खत्म हो गया। तो ये बाहर वाला प्रिंट, ए बाहर वाला प्रिंट करेगा, और ये जो ब्लॉक के अंदर वाला है इसको प्रिंट करेगा। आई होप मैं समझा पा रही हूँ। आप समझिएगा कि ये जैसे मैंने सेकंड लाइन जहाँ पे आपने बी को डिक्लेयर किया है, इसके बाद हम एक ब्रैकेट लगाएं, उसमें इंट ए करके ए को एक वैल्यू दे दें, 5 दे दें, ठीक है। उसके बाद उसको प्रिंट कराएंगे तो वो 10 नहीं प्रिंट करेगा, वो 5 प्रिंट करेगा। ये है आपका लोकल वेरिएबल, ठीक है। मतलब ये इसका स्कोप लोकल है। अब हम लोग आ जाते हैं रजिस्टर स्टोरेज क्लास। तो ये जो इसके पास लिमिटेड मेमोरी है, ठीक है, और इट हैज़ फास्टर एक्सेस दैन अदर वेरिएबल्स। तो ये भाई रजिस्टर जो है ऑलवेज फास्टर दैन रैम मेमोरी, तो इसका ये फास्ट एक्सेस आपको प्रोवाइड कर देता है, ठीक है। तो इट इज़ रिकमेंडेड टू यूज़ रजिस्टर वेरिएबल ओनली फॉर क्विक एक्सेस सच एज काउंटर, जहाँ पे आप काउंटर्स वगैरह यूज़ कर रहे हो, जैसे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करना हो आपको बार बार i++ j++ ऐसे करके, जहाँ पे आप काउंटर टाइप की चीज़ें कर रहे हो, वहाँ पे आप रजिस्टर स्टोरेज क्लास को यूज़ करेंगे। एंड वी कैन नॉट गेट द एड्रेस ऑफ रजिस्टर वेरिएबल, ये इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे बढ़ जाते हैं। आप एग्जांपल देखिए, जैसे मैंने ये यूज़ किया, जब आप लूप यूज़ करते हैं तो आपको किसी वेरिएबल को बढ़ाना रहता है। लूप में आप क्या करते हैं, आपका एक पोर्शन होता है इंक्रीमेंट का, राइट। तो हमने उसको वेरिएबल को रजिस्टर स्टोरेज क्लास में रखा, और इसके बाद हमने ये जो इनिशियलाइजेशन वाला पार्ट है वैसे ही रहने दिया। उसके बाद हमको हम लगातार इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो ये जो आपकी लूपिंग के स्पीड को बढ़ा देगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया। और क्योंकि हमने बाकी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं, इसका स्कोप जो है लोकल है, बाई डिफ़ॉल्ट ये क्या वैल्यू लेके चलता है, गार्बेज। तो इसीलिए यहाँ पे इसको इनिशियलाइज भी कर दिया गया है। तो जब भी आपका जो वेरिएबल है वो लोकल गार्बेज लेके चलने वाला हो, तो उसको आप कोशिश करिए कि आप उसे डिक्लेयर कर दें। स्टैटिक और उसके साथ जो आपका एक्सटर्न है, ये वैल्यूज़ को 0 पे डिक्लेयर कर देते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। इट इज़ इनिशलाइज्ड ओनली वंस एंड एग्जिस्ट टिल द एंड ऑफ प्रोग्राम। एक बार आप इसको इनिशलाइज कर दीजिए, तो ऐसा नहीं है कि वो बार बार वैल्यू रीसेट हो जाएगी, ये नहीं होना है। इट रिटेन्स इट्स वैल्यू बिटवीन मल्टीपल फंक्शन। मतलब एक फंक्शन है, इसने क्या किया, x इज इक्वल्स टू x+5 कर दिया, और वो वैल्यू हो गई 10। तो अगला जो फंक्शन है ये x की वैल्यू को क्या लेके चलेगा, 10 चलेगा। मान लो ये बाहर लिखा था x इज इक्वल्स टू, ये स्टैटिक x इज इक्वल्स टू 5 था, ठीक। तो 5+5 इसने 10 किया, तो अगला जो फंक्शन है वो 10 लेके चलेगा, ना कि 5 लेके चलेगा। क्यों, क्योंकि जो इसका स्कोप है, इसका जो लाइफ टाइम है वो पूरे प्रोग्राम में
हैं, मतलब डिफरेंट फंक्शन के बीच में ये अपनी वैल्यूज़ को मेंटेन रखेगा, ये रीसेट नहीं होगा। और ठीक है, एंड द स्टैटिक वेरिएबल हैज़ डिफॉल्ट वैल्यू, ये हमने बात कर ली है, विच इज़ प्रोवाइडेड बाय द कंपाइलर एंड इट इज़ इनिशियलाइज्ड वन, इट इज़ नेवर री इनिशियलाइज्ड। ओके, कैन बी यूज टू काउंट हाउ मेनी टाइम्स द फंक्शन इज कॉल्ड। ठीक है, तो ये आपका स्टैटिक वेरिएबल, मतलब सबके कुछ कुछ यूज़ हैं। ठीक है, द फंक्शन बी कॉल्ड, राइट। नेक्स्ट, तो ये एक एग्जाम्पल है, देखिए स्टैटिक हमने एक डिक्लेयर कर दिया, तो अगर हम इसको ऐसे ना करते तब भी ये वैल्यू अपनी जीरो रखता। लोकल है तो हमने इसको इनिशलाइज किया है, आई प्लस प्लस जे प्लस प्लस किया है। देखो आई आपका स्टैटिक है, जे जीरो है, तो जब आप इसको यहाँ पे कॉल करेंगे देखिए डिफरेंस आएगा आपकी। जो देखो आई की वैल्यू क्या हो रही है आउटपुट में, आई की वैल्यू 1 हुई एक बार, फिर 2 हुई, फिर 3 हुई, क्योंकि मैं फंक्शन नहीं पढ़ा रही हूँ, मैं इसका एग्जीक्यूशन नहीं बता रही हूँ। आई क्योंकि वैल्यू को रिटेन कर रहा है, इस वजह से यहाँ पे देखिए आई की वैल्यू बढ़ती जा रही है, लेकिन जे की वैल्यू हर बार 1 ही आ रही है। क्यों? क्योंकि जो जे है इसका जो स्कोप है वो क्या है, लोकल है, ये हर बार अपने आप को री इनिशलाइज कर ले रहा है, ये बढ़ रहा है फिर 1 हो जा रहा है। ठीक है, ये 1 था, फिर ये कंट्रोल आपका वापस गया, फिर 1 हो जा रहा है बार बार, लेकिन आई की वैल्यू डिफरेंट फंक्शन कॉल्स में अपनी वैल्यू को रिटेन करेगा। क्यों? क्योंकि ये स्टैटिक है। अब हम लोग आ जाते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम आ जाते हैं एक्सटर्नल वेरिएबल पे। तो external variable, the external variable is visible to all the programs and it is used if two or more files are sharing same variable और फंक्शन। मतलब आप इसकी ब्यूटी आप कह लीजिए कि दो डिफरेंट सी की आप दो डिफरेंट फाइल अगर बना रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे आप अगर किसी भी वेरिएबल को अगर एक्सटर्न टाइप का डिक्लेयर कर देते हैं, तो उस वेरिएबल को, जैसे एक फाइल है, सॉरी एक फाइल है x.c और एक है y.c, तो अगर आपने x में किसी वेरिएबल को एक्सटर्न टाइप का डिक्लेयर कर दिया तो उसको आप y से एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, ये इसकी खासियत है एक्सटर्न वेरिएबल की। ठीक है, सो इट इज़ विजिबल टू ऑल द प्रोग्राम्स, जितने भी प्रोग्राम्स हैं। मैंने तो एग्जांपल में एक ही लिया, तो अगर आप कोई वेरिएबल एक्सटर्नल टाइप का है तो उसको किसी भी सी प्रोग्राम में कॉल किया जा सकता है, एक्सेस किया जा सकता है। इट इज़ यूज इफ टू और मोर फाइल्स आर शेयरिंग सेम वेरिएबल और फंक्शन, तो आप फंक्शन को भी एक्सटर्नल टाइप का डिक्लेयर करके ऐसा काम कर सकते हैं। इन केस इन अ प्रोग्राम वेयर बोथ एक्सटर्नल एंड ऑटो वेरिएबल्स हैव बीन डिक्लेयर्ड विद द सेम नेम, the first priority is given to the auto variable and variable defined at other place other than the place where it is declared। ठीक है, तो ये आपके हो गए एक्सटर्न के मतलब एक्सटर्न का यूज़। तो ये हमारा एक एग्जाम्पल है जिसमें हम एक ही प्रोग्राम लेके चल रहे हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं दिखेगा। आप इसको बस ये वैल्यू को अपनी रिमेन करेगा, आप इस प्रोग्राम को रन करा के देख सकते हैं।